ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी कानों में सुनने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा क्या था, ध्वनि का कारण, ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं उसका कारण क्या है, कंपन। किसी वस्तु में कंपन होता है तभी हम उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु में कंपन नहीं होगा तो उस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा है कंपन क्या होता है, कंपन क्या होता है, कंपन क्या है, नहीं, कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द आगे पीछे जब कंटिन्यू घूम चलता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपन करना। जैसे एक छड़ है, छड़ को पकड़ के जोर से खींच लीजिए और उसको छोड़ दीजिए तो बहुत देर तक ऐसे कंपन करते रहेगा ना, तो जब तक कंपन करेगा तब तक उससे कुछ न कुछ आवाज भी निकलेगा, कुछ न कुछ उससे आवाज भी निकलेगा। कंपन क्या हुआ कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को बार बार आगे पीछे अगर घूमता है तो उसको हम लोग कौन कहते हैं, कंपन कहते हैं। और कंपन के द्वारा ही किस चीज का निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, विक्षोभ। विक्षोभ क्या होता है, कभी पानी के अंदर ढेला मारे, पानी के अंदर जब ढेला मारते हैं तो उसके बाद उसका पानी का जो आप लोग का लहर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षोभ। क्या कहते हैं, विक्षोभ। किसी भी दर्द में अगर हम ढेला मारे हैं, ढेला मारने के बाद उसमें जो आपका कंपन पानी का जो इस तरह से आगे फैलता बढ़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है तरंग की गति। जब कोई भी तरंग, ठीक है, जब कोई भी तरंग विक्षोभ के रूप में गति करता है, किसके रूप में, विक्षोभ के रूप में गति करता है, उसे किसी गति कहते हैं, तरंग की गति। तरंग क्या है, तरंग मने हुआ वेव, तरंग मने वेव, वही है आपका विक्षोभ। क्या है, विक्षोभ। अभी देखिए कोई भी चीज जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके साथ क्या गमन करता है, ऊर्जा। क्या गमन करता है, ऊर्जा। ये जो आपका ध्वनि है, ध्वनि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है इसका मतलब किस रूप में जा रहा है, ऊर्जा के रूप में जा रहा है। किस रूप में जा रहा है, ऊर्जा के रूप में जा रहा है। तो इसीलिए ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और किसके द्वारा गमन कर रहा है, तरंग के रूप में। किस रूप में, तरंग के रूप में। तरंग गति क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे गति करता है उसे कौन सी कहते हैं, तरंग की गति। और ध्वनि जो गमन करता है ऐसे ही गमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है तरंग दैर्घ्य। जब तरंग की तरह कोई भी गति करता है, तरंग की तरह कोई भी गति करता है तो तरंग में एक चीज और आपको समझाना था, समझिए। जब हम लोग पानी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी के अंदर अगर ये पानी है, मान लीजिए पानी के अंदर हम अगर ढेला मारते हैं तो पानी का कण जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। पानी के अंदर अगर हम ढेला मारे, ठीक है, तो पानी का कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, नहीं जाता है। नहीं, यही ऐसा, इसको समझने के लिए समझिए। पानी में, पानी मान लीजिए पानी है, पानी में एक पत्ता फेंक दिए, पत्ता रहे, ठीक है, पत्ता के बगल में ढेला से मारेंगे तो जहां तक कंपन जाएगा वहां तक पत्ता जाएगा कि पत्ता ऊपर नीचे होगा, पत्ता सिर्फ अपना ऊपर नीचे होता है। अब बाकी बात उसका वेव जो बनता है, तरंग जो बनता है वो दूर तक जाता है, तरंग किनारे तक जाता है ना। स्पीड पहले ज्यादा होता है फिर धीरे धीरे क्या जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन उसका जो कण है, जिस चीज में तरंग उत्पन्न हुआ है उसका जो कण है वो वहीं पे गति करता है, ऊपर और नीचे। बाकी बात जो उसका वेव है वो कहाँ जाता है, आगे तक जाता है। वहां जो आपका जो गति बनता है ना, उसी गति को हम लोग कौन गति कहते हैं, तरंग गति। और तरंग गति में जब होता है तो वहां पे तरंग गति, जब कोई भी चीज तरंग के रूप में गति करता है, किस रूप में, तरंग के रूप में गति करता है, तो वहां तीन चीजों का निर्माण होता है। कितनी चीजों का, तीन चीजों का। एक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, दूसरा होता है आवर्त काल, तीसरा होता है आवृत्ति। ये तीन चीज इंपोर्टेंट है। आप लोग, हम लोग इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे दोलन गति। दोलन गति में हम लोग क्या पढ़े थे, दोलन काल पढ़े थे ना। तो जो वहां पढ़े थे दिमाग में यहाँ भी वही रखना है, उससे अलग कुछ नहीं रखना है। ठीक है। पहले समझते तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जब देखिए तरंग हम लोग क्या बोले, तरंग कैसे गमन करता है, ऐसे गमन करता है ना, वेव के द्वारा ऐसे गमन करता है, वेव की तरह। तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव। क्या कहते हैं, वेव। ऐसे गति करता है। ऐसे जब गति करता है तो यहाँ दो चीज बनता है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर फिर एक नीचे की ओर। जो ऊपर का और ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। याद रखिएगा। जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इसको कहते हैं गर्त।
क्या बोलते हैं? गर्त। पहला पॉइंट देखिए क्या है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है समझिएगा, दो लगातार शीर्ष, उसमें लिखा, नोट्स में लिख दिए होंगे, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इस बात का मतलब फिगर में समझिए। ये आपको शीर्ष दिखा, ये आपको शीर्ष दिखा, और ये क्या है? गर्त। ये क्या है? हम बोले हैं दो लगातार शीर्ष, या तो दो लगातार शीर्ष आप लीजिए, या तो दो लगातार गर्त लीजिए। देखिए इसमें जो 3 पॉइंट आपको होगा ना, ये तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। पूरा का पूरा इतना बात भी हम लोग पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा, उसमें यही 3 पॉइंट आएगा, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति। नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा आप जरूर, ठीक है। अगर ये तीनों समझ में आ जाएगा तो आपका ध्वनि चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी समझिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है। दो लगातार शीर्ष, दो लगातार शीर्ष, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है ना। हमको चाहिए दो लगातार शीर्ष, मैंने यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो दूरी है ना, इसी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। या आप यहां से यहां तक जाइए, या दो लगातार गर्त जाइए, ये गर्त है आपका, ये भी क्या है? गर्त है, ये भी क्या है? गर्त। आप दो लगातार गर्त में जाइए, यहां से यहां तक जाइए, ये भी क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। या फिर इसमें आइए, यहाँ आइए, ये क्या है? ये क्या है? यहां से यहां तक जाएंगे, क्या कहलाएगा? कहलाएगा क्या? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य। अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तब क्या कहलाएगा? तब तरंग दैर्घ्य नहीं है। यहाँ दो तरंग दैर्घ्य हो गया, यहाँ से तक में एक तरंग दैर्घ्य एक, एक तरंग दैर्घ्य एक। हमको चाहिए दो लगातार तरंग दैर्घ्य की, सॉरी, दो लगातार गर्त हो या दो लगातार शीर्ष हो, उसकी बीच की दूरी हमको चाहिए बस। या तो दो लगातार गर्त या दो लगातार शीर्ष, उसके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को भी नहीं है ना। नेक्स्ट आइए अगला, एक पूर्ण कंपन या पूर्ण दोलन। हम लोग जब पढ़ते थे एक पूर्ण कंपन, क्या पढ़ते थे? कोई वस्तु यहाँ है, यहां से यहां गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये पूरे को क्या कहते थे? एक दोलन। एक दोलन। यहाँ भी वही बात होगा, एक पूर्ण शीर्ष, एक पूर्ण गर्त, ये पूरा यहां से यहां तक चक्कर लगाएगा ना, इसको क्या कहेंगे? दोलन। क्या कहेंगे? दोलन। नेक्स्ट आइए, या कंपन, देखिए एक पूर्ण कंपन या पूर्ण दोलन। अगर हम कंपन में आएंगे, वस्तु कंपन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए वस्तु है, ये कंपन कैसे करते हैं? इधर आएगा और इधर जाएगा, जाएगा ना। जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो यहाँ आया, फिर बीच में आएगा, फिर यहाँ आया, फिर बीच में आएगा, ये पूरा टाइम क्या कहलाएगा? एक कंपन। क्या कहलाएगा? पूरा एक कंपन कहलाएगा। नेक्स्ट आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है, एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट आइए, आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। अगर इस फिगर में समझना हो, अगर मान लीजिए तो इस फिगर के लिए था, अगर इस फिगर में समझना है तो आवर्तकाल क्या होगा? एक तरंग दैर्घ्य पूरा करने, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? एक। यहाँ से यहाँ, देखिए फिर से दूसरा फिर होना चाहिए, यहाँ से लेके, अगर यहाँ देखिए तरंग, ये क्या हुआ? शीर्ष, ये भी क्या हुआ? शीर्ष। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को निकालेगा तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य पूरा करने में, ये तरंग दैर्घ्य पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल को क्या कहते हैं? दोलन काल। दोनों सेम होता है, या तो आवर्तकाल कहिए या तो दोलन काल कहिए। नेक्स्ट क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में। देखो उधर जो हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे? एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कौन सी कहते हैं? आवृत्ति। यहाँ भी क्या होगा? एक सेकेंड में जितना तरंग दैर्घ्य पूरा करेगा वो उसी कौन सी कहलाएगा? आवृत्ति। अगर एक सेकेंड में एक दोलन करता है उसकी आवृत्ति कितना होगा? एक। एक सेकेंड में अगर 5 आवृत्ति पूरा करता है, सॉरी 5 दोलन पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति कितना होगा? 5। एक सेकेंड में जितना तरंग दैर्घ्य का निर्माण कर लेगा वो उसी कौन सी कहलाएगी?
आवृत्ति क्या कहलाएगी? आवृत्ति। जैसे हम कहते हैं 1 सेकेंड में ये 5 तरंगदैर्घ्य का निर्माण कर लिया। कितना? 5। 1 सेकेंड में कितना निर्माण किया? 5। तो इसकी आवृत्ति कितना होगा? 5। 1 सेकेंड में जितना निर्माण करेगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एक तरंग है जो 5 सेकेंड में 50 तरंगदैर्घ्य पूरा करता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है लेमडा। क्या होता है? लेमडा। और तरंगदैर्घ्य एक प्रकार क्या है? दूरी है ना। तो इसका ऐसा मतलब क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। और तरंगदैर्घ्य को सूचित को करते हैं लेमडा से। तो 5 सेकेंड में अगर 50 तरंगदैर्घ्य पूरा करता है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 10। हमको चाहिए कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में ही खोजना है हम लोग को। 5 सेकेंड में अगर 50 हुआ तो 1 सेकेंड में 10, मतलब इसकी आवृत्ति कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। क्लियर हुआ? फिर से करते हैं, ध्यान रखिएगा। दो लगातार गर्त या दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। एक तरंगदैर्घ्य पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना तरंगदैर्घ्य पूरा करेगा आवृत्ति कहलाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तरंग की चाल। तरंग की चाल। अब तरंग जो गमन करता है कैसे करता है? विक्षोभ की तरह। तरंग की चाल कैसी होती है? विक्षोभ की तरह। जैसे पानी में ढेला मारने के बाद वहां पे क्या बना? विक्षोभ बना ना, वही तरंग की चाल है। तरंग वैसे गमन करता है। और हम लोग जब भी कोई किसी का भी चाल पूछे तो चाल बराबर क्या होता है? हाँ, मेन कॉन्सेप्ट चाल का यही है। दुनिया का किसी का भी चाल पूछेगा ना तो कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस इसी का दिमाग में रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसी को दिमाग रखिए। जैसे चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यही फॉर्मूला है। और इसी को दिमाग में बैठा कर रखिए, किसी का भी चाल निकालना हो हम निकाल देंगे। जैसे अभी किसका चाल बोले हैं? धोनी की चाल। यही निकाल रहे हैं, सॉरी, तरंग की चाल। तरंग की चाल। तरंग की चाल क्या हुआ? तरंग क्या करेगा? दूरी तय करेगा। तरंग क्या तय करेगा? दूरी। और कौन चीज? कितना समय में? एकांक समय में। तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल। किसकी चाल? तरंग की। अगर ध्वनि की पूछेगा तो ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? ध्वनि की चाल। इसको और थोड़ा सा तरंग के अंदर और जाते हैं। तरंग दूरी कैसे तय करता है? तरंग जो है दूरी कैसे तय करता है? विक्षोभ से। कैसे करता है? विक्षोभ से। यही यहाँ पे सिर्फ विक्षोभ लगा दीजिए। प्रति एकांक समय में विक्षोभ द्वारा, किसके द्वारा? विक्षोभ द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? किसकी चाल? तरंग की चाल। क्योंकि तरंग अपना दूरी कैसे कवर करता है? विक्षोभ के द्वारा। 1 सेकेंड में जितना विक्षोभ बनेगा, 1 सेकेंड में जितना विक्षोभ बनेगा वही कौन सी कहलाएगी? तरंग की चाल। क्या कहलाएगी? तरंग की चाल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए, आपको क्या है? ध्वनि की संरचना। ध्वनि की संरचना। अब इसको जितना बात हम लोग पढ़े हैं ना उसको एक बार ध्वनि पर ऐड करते हैं। किस पर? ध्वनि पर। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? तरंग है। ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। इसको समझिएगा बढ़िया से, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। जैसे ट्रेन में टिकट कभी कटाए हैं? ट्रेन में कभी टिकट कटाए हैं? तो ट्रेन में जब टिकट कटा है तो लंबा लाइन लगता है ना। अब पीछे वाला आदमी को अगर हम धक्का दे दिए, वो धक्का कहाँ तक असर करेगा? आगे तक करेगा ना। तो कंपन जब भी किसी वस्तु में कंपन ऐसे हो कि यहाँ से धक्का लगे और यहाँ चले आए तो मैंने कैसे हुआ? समांतर हुआ ना। तो जब समांतर गमन करता है, ऐसे गमन करता है, उसे कौन सी कहेंगे? अनुदैर्घ्य। क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। जब कंपन ऐसे गमन करो, अप एंड डाउन गमन करे, उसे कौन सी कहेंगे? अनुप्रस्थ। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य क्या होगा? हाँ, यहाँ बल लगाएंगे इधर काम करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि कंपन क्या होता है? जब कहीं किसी वस्तु में जब कंपन होता है, ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? यहाँ कंपन हुआ, कंपन होने के बाद हर एक वस्तु एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है। अब पहला वस्तु
अब हमको जोर से बोलना पड़ेगा। जी सर। आगे थोड़ा कर दे। नहीं ठीक है। कहाँ थे हम लोग? संरचना, ध्वनि की संरचना कोई हाँ। कंपन से बना हुआ प्रत्येक वस्तु क्या है? एक कंपन कण से मिलकर बना होता है। एक वस्तु में जैसे कंपन हुआ तो वो किस वस्तु को जाएगा? दूसरा कण में टकराएगा, उसमें कंपन होगा। फिर दूसरा वस्तु में टकराएगा, उसमें कंपन होगा। फिर दूसरा वस्तु में टकराएगा, उसमें कंपन होगा। इस वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वस्तु में कंपन होगा। अब वस्तु में जब कंपन होगा तो क्या होगा? जहाँ वहाँ पे वायु है, वायु में क्या होगा? कंपन क्या होगा? टकराएगा। वायु में कंपन टकराएगा तो क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि। क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होता है? जब परपेंडिकुलर गमन करता है। कैसे? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ये धागा है, ये क्या है? धागा है। इसको हम रस्सी से बांध दिए और उसके बाद जब इसको हिलाएंगे, ठीक है, तो या फिर खींचेंगे, कैसे गमन करेगा? ये अप डाउन करेगा ना, अप डाउन करेगा ना। तो जब अप डाउन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ते हैं, जैसे जैसे आता है ना, ऐसे खींचे हैं फिर ऐसे गया है। स्प्रिंग जो होगा कौन होगा? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तब होगा जब अप एंड डाउन होगा। जब अप एंड डाउन होगा। जैसे सितार, सितार में जो आदमी सितार बजाता है वो क्या करता है? धागा को खींचता है, ऐसे करता है ना। ऐसे ऐसे करने के बाद जब कंपन हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। तो सितार से निकलने वाली, सितार से जो ऊर्जा निकल रही है, सितार से जो तरंग निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसे निकल रहा है? अनुप्रस्थ। और एक रस्सी है, तनी हुई रस्सी है, रस्सी में कौन तरंग होगा? अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। हम जो आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन तरंग है? हम बोलते हैं, बोलने के बाद बीच में हवा है, हवा है ना, हवा के एक कण से दूसरा कण में क्या हो रहा है? टकरा रहा है, उसके बाद आपके पास जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग जो बोलते हैं वो आवाज आपको पास जाता है, वो ऐसे जाता है। जैसे यहाँ से बोले हैं, यहाँ हवा होगा, मान लीजिए हवा है, ये पहले यहाँ आया होगा, तो ये वाला आगे गया, आगे गया, आगे गया, यहाँ से निकल गया आगे। ठीक है, आपके पास पहुंच गया। तो जब पीछे ऐसे करके पैरेलल जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। ये जो हुआ अनुदैर्घ्य ऐसे चलता है, एक के पीछे एक। और अनुप्रस्थ कैसे चलता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हम फिगर बनाते हैं आपको। ऐसे अगर जा रहा है तो इसे कौन सी कहेंगे? अनुप्रस्थ। और ऐसे जा रहा है तो अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब अनुदैर्घ्य हम लोग को पढ़ना है ध्वनि। और ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। अगर आप ध्वनि लिखिएगा और प्रकाश लिखिएगा, ठीक है, ध्वनि में धुआं आता है, अनुदैर्घ्य में भी धुआं आता है, आता है ना। प्रकाश में प्रो आता है, अनुप्रस्थ में प्रो आता है, आता है ना। इस चीज को ऐसे याद रख लीजिएगा, ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ समझ में आ गया? अनुप्रस्थ क्या हुआ? जब तरंग की गति कैसी हो? वस्तु के अनुदैर्घ्य की बात करेंगे, सीधी हो, पैरेलल हो, समांतर हो, उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। जब परपेंडिकुलर हो, अनुप्रस्थ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ध्वनि जब चलती है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे आसपास का वातावरण जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का 3 बात एग्जाम में पूछता है। पहला ताप, पहला ताप, दूसरा आर्द्रता, तीसरा दाब। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और बीच में जो हम लोग का हवा है वो हवा गर्म हो जाए, हवा क्या हो जाए? गर्म हो जाए, तो आपके पास जो आवाज पहुंचेगा जल्दी पहुंचेगा कि लेट से पहुंचेगा? जल्दी पहुंचेगा। हवा जैसे गर्म हो जाएगा तो आपके पास जो आवाज पहुंचेगा क्या पहुंचेगा? जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। सेम पॉइंट यहाँ आता है आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ने से, किसी माध्यम में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट आपका आता है दाब। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीनों पॉइंट समझ लीजिए। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट और आप लोग का 2 टॉपिक और इसमें है। एक संपीड़न, एक और आपका उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, बड़े अजीब नाम है क्या, विरलन है ना। हाँ, ये अजीब नाम है, पहली बार हमको मिला है, समझिए। हाँ, संपीड़न क्या होता है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य, ये जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, ये 2 तरह से काम करता है, एक संपीड़न से, एक विरलन से। एक संपीड़न से, एक विरलन से। संपीड़न क्या होता है, जब किसी, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबा दिए, क्या किए, दबा दिए, तो दबाने के बाद इसमें कंपन उत्पन्न हुआ कि नहीं होगा, होगा। या उसको खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ देंगे, कंपन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दबाने के बाद भी कंपन होगा और खींचने के बाद भी कंपन होगा। जब दबाएंगे ना, उसको कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न। तो जब दबाते हैं तो कंचे होगा संपीड़न, जब खींचते हैं तो उसको कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं, विरलन। तो संपीड़न और विरलन के कारण कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और शीर्ष और गर्त के कारण कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा, अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आइए। ध्वनि तरंग की गुण, ध्वनि तरंग का गुण। हम लोग आसपास में जितना आवाज सुनते हैं सब क्या है, ध्वनि है। आसपास जितना भी आवाज सुनते हैं सब क्या है, ध्वनि है। और हर एक ध्वनि का अपना अपना आपका गुण होता है, क्वालिटी होता है। ट्रक का ध्वनि अलग होता है, पता है ना। गाना सुनते हैं उसका ध्वनि अलग होता है। पंखा घूम रहा है उसका ध्वनि क्या है, अलग है। हम बोल रहे हैं हमारा ध्वनि क्या है, अलग है। हर चीज का ध्वनि क्या होता है, अलग अलग होता है। आ जाइए, हर चीज का ध्वनि अलग अलग होता है। अब ध्वनि के अंदर जो गुण है, ध्वनि के अंदर जो गुण है उसी को भी हम लोग पढ़ेंगे। ध्वनि के अंदर 3 प्रकार का गुण होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला आपका है तारत्व। क्या होता है, तारत्व। तारत्व को इंग्लिश में कहते हैं पिच। कभी मोबाइल में गाना सुनिएगा ना, तो गाना में सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पिच होता है, लिखा हुआ मिलेगा पिच। ठीक है, नहीं गए होंगे, जाइए घर में जाइए ट्राई कीजिएगा। उसका पिच को जब कम कीजिएगा तो आवाज मोटा होता है। ठीक है, पिच को जब बढ़ाइएगा तो आवाज क्या होगा, पतला होगा। तो आवाज का मोटा होना या पतला होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिच के ऊपर, तारत्व के ऊपर, मैंने पिच के ऊपर। ठीक है, पिच मैंने क्रिकेट खेलने वाला पिच नहीं, समझा। आवाज का मोटा होना या आवाज का पतला होना, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, आप एक बात बताइए, लड़की का आवाज पतला होता है कि लड़का का आवाज पतला, लड़का का क्या बोला, लड़का का आवाज पतला होता है, नहीं, लड़का का आवाज लड़की की अपेक्षा मोटा होता है। गूगल में तो बोलता है लड़की का आवाज, कैसे, कौन गूगल तो आपको बता दिया है, चाइनीज गूगल पढ़ लिए क्या, चाइनीज वाला गूगल मत पढ़िए, उसमें उल्टा पुल्टा देता है। इंडियन गूगल में निकालिए या फिर अमेरिकन गूगल जो आप लोग ओरिजिनल है। समझिए बात क्या, लड़की का आवाज क्या होता है, पतला होता है, लड़का का आवाज मोटा होता है। उसका कारण ये है कि आप लोग जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में पढ़िएगा या लेरिंग्स होता है, ठीक है। लड़की का लेरिंग्स होता है छोटा होता है, लड़का का बड़ा होता है। यही कारण है कि ये कंठ जो निकला होता है लड़का का ज्यादा होता है, लड़की को नहीं होता। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, कोई चीज को अगर हम लंब छोटा कर देंगे, एक छोटा है एक बड़ा है, और चक्कर यहाँ से यहाँ तक झूला चक्कर लगाना है, तो कौन पहले झूला लगाएगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला पहले। आपको सिखाए थे कि आवर्तकाल डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर, पढ़ाए थे ना, T बराबर √L 2 पाई √L बटे G, पढ़े थे ना हम लोग। L का मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे आवर्तकाल घटेगा। आवर्तकाल का घटना, आवर्तकाल घट गया है, इसका मतलब स्पीड बढ़ गया, घट गया, आवर्तकाल घट गया, स्पीड बढ़ गया। हाँ, आज समझ गया, आवर्तकाल घट गया, मैंने आपको चक्कर लगाने में टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब आपका स्पीड क्या है, ज्यादा है ना। बैठ जाइए, तो आवर्तकाल कम हो गया, मैंने स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया।
अब एक बात आता है, ये यहाँ पे जो यहाँ एक का छोटा है एक का बड़ा है ना, जिसकी लंबाई छोटा होगा, लंबाई कम हुआ तो आवर्तकाल भी कम हुआ, आवर्तकाल कम हुआ तो इसका मतलब उसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा का मतलब चक्कर जल्दी लगाएगा, लगाएगा ना। वही बात यहाँ लड़की में होता है। लड़की में यहाँ ये होता है, यहाँ जैसे आवाज निकलता है, वोकल कॉर्ड इसको बोलते हैं, वो छोटा होता है। जब वो बोलता है तो ज्यादा हिलता है, वो ज्यादा हिलता है। जब ज्यादा हिलेगा तो उसका आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा हिला तो आवृत्ति ज्यादा ना हो गया, कम आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में जितना हिला कौन सी है, आवृत्ति है। लड़की का छोटा होता है तो 1 सेकंड में क्या होगा, वो ज्यादा हिलेगा तो उसका आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा, इसका आवृत्ति ज्यादा हुआ, आवृत्ति ज्यादा हुआ, इसका मतलब पिच क्या हुआ, ज्यादा हुआ, पिच ज्यादा हुआ। पिच ज्यादा होने का मतलब आवाज क्या हो गया, पतला। आवाज क्या हुआ, पतला। तारत तो अधिक होना मतलब आवाज का पतला होना, तारत तो कम होना मतलब आवाज का मोटा होना। समझे? तो पूरा बात यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लड़की का, बच्चे का, बूढ़े का और लड़का का, इस चारों में सबसे जो अधिक तारत होता है किसका होता है, बूढ़े का, बच्चे का, किसका होता है, बच्चे का। उसके बाद लड़की का, उसके बाद लड़के का, उसके बाद बूढ़े का। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, तैसे जैसे इसकी लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब लंबाई बढ़ती जाएगी आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आवर्तकाल बढ़ते जाएगा तो आवृत्ति क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। आवृत्ति कमते जाएगा तो आवाज मोटा होते जाएगा। यही कारण है कि बूढ़ा आदमी का आवाज क्या होता है, मोटा होता है बच्चे के अपेक्षा। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें? पिच अधिक है, पिच क्या है, इसका मतलब आवाज पतला है कि मोटा है, पतला। पिच कम है, आवाज मोटा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रबलता। क्या होता है, प्रबलता। इसका इंग्लिश कहते हैं लाउडनेस। लाउड माने आप खुद समझते होंगे आवाज, जैसे कहता है जोर से बोलिए, माने लाउड कहते हैं ना, लाउडली बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते। तो लाउडनेस मतलब जहां तक आवाज जा रहा है, जहाँ तक आवाज जा रहा है वही हमारा लाउडनेस है। जिसका लाउडनेस ज्यादा होगा, जिसका प्रबलता ज्यादा होगा, उसका आवाज कहाँ तक जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। जिसका प्रबलता कम होगा उसका आवाज कम दूर तक जाएगा। तो प्रबलता डिपेंड करता है कि आपकी आवाज कितनी दूर तक जा रही है। अगर आपकी ध्वनि की प्रबलता अधिक है दूर तक जाएगी, ध्वनि की प्रबलता कम है आवाज नजदीक तक जाएगी। समझ में आया? अगर कोई आदमी धीरे से बोल रहा है, प्रबलता कम है कि अधिक है, कम है। जोर से बोल रहा है तो अधिक है। ठीक है, ये समझना था। नेक्स्ट आइए गुणता। गुणता का मतलब होता है क्वालिटी। हम बिना देखे हुए आवाज में जो अंतर करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं ध्वनि की गुणता। ध्वनि की गुणता, आवाज में फर्क पहचान जाना के गुण कहीं हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि की गुणता। अब मान लीजिए आप इस क्लास में हैं, ठीक है, सभी सर जी पिंटू सर जी उस क्लास में बैठे हुए हैं। अगर आप उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पिंटू सर जी बोलेंगे, आप आवाज से पकड़ लीजिएगा। आप जो आवाज से पकड़ लेते हैं ना, यही गुण है गुणता। ध्वनि की इसी गुण को गुणता करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी कुछ बजा रहा है और आपके आवाज से पकड़ लोगे ये क्या बजा रहा है, पकड़ लोगे ना। अगर वो फरिया बजा रहा है तब उसमें भी पकड़ लीजिएगा, कटोरा बजा रहा है तब उसमें भी पकड़, ढोलक बजा रहा है तब, बांसुरी बजा रहा है तब, बिना देखे हुए पकड़ रहे हैं ना, यही गुण कहलाता है गुणता। क्या कहलाता है, गुणता। ठीक है, नेक्स्ट अगला ये टोन। क्या कहता है, वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति एक हो, जिसकी आवृत्ति एक हो। जिस ध्वनि की आवृत्ति एक होता है उसका जो आवाज जितना होगा ना, उसी आवाज को कहते हैं टोन। क्या कहते हैं, टोन। अब कोई आदमी जोर से बोल रहा है तो उसका टोन क्या होगा, अधिक होगा। जो आदमी धीरे से बोल रहा है उसका टोन क्या होगा, कम। अगर कोई आदमी, कभी सुने होंगे व्यवहारिक भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं कि जब आदमी जोर से बोलता है, दूसरा आदमी कहता है कि तुम हमसे इस टोन में बात मत करो, पता है ना, अपना टोन कम करो, पता है ना। तो टोन क्या होता है, एक आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि टोन की आवृत्ति की टोन की आवृत्ति कितनी होती है, एक। कितनी होती है, एक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए पराध्वनि। क्या है, पराध्वनि। पराध्वनि क्या होता है कि कभी कभी पहाड़, फिल्म में देखते हैं कि पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे जाने के बाद आदमी जोर से बोलता है तो उसका आवाज रिटर्न होता है।
आता है ना। तो हम जो बोलते हैं वही आवाज जब टकरा के हमारे पास आता है, तो जो टकरा के आवाज आ रहा है ना, उस ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। बात समझे हमारा? क्या समझे? हाँ, हम जो बोलते हैं, बोलने के बाद किसी से ध्वनि टकराया, टकरा के हमारे पास जो टकराने के बाद आया है, जो हम बोले हैं वो नहीं, टकराने के बाद जो आया है उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? पराध्वनि। क्या कहते हैं? पराध्वनि। अब नेक्स्ट है, बस समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्वनि आगे गया होगा, किसी चीज में टकराया होगा, टकरा के आ गया होगा, आ गया ना। तो ध्वनि के अंदर परावर्तन का गुण है कि नहीं है? है। अगर पूछेगा ध्वनि के अंदर परावर्तन गुण होता है, तो होता है। तो ध्वनि के परावर्तन कितने नियम है? दो नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, सेम उसी प्रकार ध्वनि के परावर्तन के भी 2 नियम है। पहला आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि, बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित ध्वनि तथा अभिलंब के बीच में बना कोण, ठीक है, और परावर्तित ध्वनि तथा अभिलंब के बीच बना कोण, दोनों का मान बराबर होता है। तो सेम टू सेम प्रकाश का गुण है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब प्रकाश के गुण से थोड़ा सा चेंज क्या है उसको समझिए। प्रकाश के परावर्तन में फिक्स होता है, ये जो सतह होना चाहिए बिल्कुल चिकना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। लेकिन ध्वनि के परावर्तन में ऐसा कोई गुण नहीं है। पहाड़ चिकना होता है नहीं, लेकिन पहाड़ में चिल्लाते हैं तो आवाज टकरा के आ जाता है ना। हाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पराध्वनि। टोन समझ में आ गया? पराध्वनि समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन भी समझ में आ गया? आ गया ना। नेक्स्ट समझिएगा, कितना मिनिमम कितना दूरी पर रहें, मिनिमम कितना दूरी पर रहें कि हमको जो है ध्वनि का परावर्तन हमारे पास आ जाए। ठीक है। कितना दूरी पर हम खड़े रहें, ध्वनि किसी चीज से टकरा के हमारे पास आ जाए। कितना दूरी पर? नहीं, शून्य पर 17.2 मीटर। 17.2 नहीं क्या? नहीं दिया हुआ सही, नहीं दिया हुआ। हाँ है, लिखा होगा, हम तो लिखे होंगे, जरूर लिखा। पेज पलटाइए, उधर मिलेगा। मिला? जी सर, है पीछा में। अगर हम लोग 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे, किसी वस्तु से 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे, तो क्या हमको पराध्वनि सुनाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए? 17.2। कम से कम हमको हमारा डिस्टेंस और जिस वस्तु से ध्वनि टकरा रहा है उस वस्तु का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2। पहला कंडीशन समझ में आया? तो हमारे और वस्तु के बीच की दूरी कितना चाहिए? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। ठीक है। दूसरा बात समझिए, परावर्तन के लिए, पराध्वनि के लिए दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वस्तु को किसी चीज से टकराना चाहिए। वस्तु को किसी चीज से टकराना चाहिए। अब मान लीजिए हम रोड पे खड़ा हो गए हैं और आसपास पूरा खाली जगह है, हम जोर से हल्ला कर रहे हैं, क्या हमारी ध्वनि टकरा हमारे पास आएगी? नहीं आएगी। उसको तो किसी से टकराना चाहिए ना। टकराएगी तब टकरा हमारे पास आएगी। और टकराने वाला वस्तु जो होना चाहिए हमसे मिनिमम कितना दूरी पर होना चाहिए? 17.2 मीटर। अब घर में हम लोग रहते हैं तो घर में दीवार होता है, तो घर में हम बोलते हैं तो टकरा के हमारे पास तो आना चाहिए, आना चाहिए ना। लेकिन घर में बोलते हैं तो आपको इक्को सुनाई पड़ता है। इक्को समझते हैं ना? पराध्वनि को क्या कहते हैं? इक्को। इक्को मैंने एक बार हेलो करें, माइक में देखिएगा, एक बार हेलो करता है तो एक बार हेलो करता है, 3 बार हेलो करता है ना। हेलो 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 करता है ना। तो जो एक बार बोलने के बाद 3 बार जो रिपीट हो रहा है ना, जो उसी को बाद में सुनाई पड़ रहा है, वही आपका पराध्वनि है। तो घर में हमारे पास तो होता है पारदर्शी चीज, दीवार, लेकिन हम बोलते हैं तो हमारे पास आवाज टकरा के नहीं आता। कारण क्या है? दूरी 17.2 से कम है। दूरी कितना है? 17.2 से कम है। अब वैज्ञानिक हॉल में जाते हैं तो हॉल का डिस्टेंस 17.2 से अधिक होता है। डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? अरे जैसे प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम दूरी कितना चाहिए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर आँख से नाप लीजिए, 25 के बदले 20 नाप लीजिए। अब 20 के पास हाथ के पास रखिए, आप जो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। पेज लिखा है ना, उसको आँख के पास हटाइए, जहां तक आपको दिखाई पड़ेगा समझिए कितना दूरी है। न्यूनतम कितना होगा? 25 तक आपको दिखाई पड़ेगा। 25 से जैसे 24 हो जाएगा ना, आपको स्पष्ट दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सेम बात वहाँ है, 17.2 तक आएगा ना, 17.2
2 तक, तो हम ध्वनि को सुन सकते हैं। 17.2 से 17.1 भी हो जाएगा ना, तो ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा, माने इको ध्वनि हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। दूसरी बात, ध्वनि जो हमारे कान पे सुनाई पड़ता है दोबारा जो आता है कितना सेकंड के लिए होता है? 1/10 1/10 सेकंड, माने 1 सेकंड का 10वां भाग। 1 सेकंड के 10वां भाग में हम ध्वनि को सुन लेते हैं। इतना समय हम ध्वनि को सुन लेते हैं। नेक्स्ट आइए, लिखा हुआ है ध्वनि बूम। क्या लिखा हुआ है? ध्वनि बूम। ध्वनि बूम के पहले आप लोग एक आप लोग पढ़िएगा सुपरसोनिक। क्या पढ़िएगा? पराध्वनिक। पराध्वनिक क्या पढ़िएगा? पराध्वनिक। पराध्वनिक क्या होता है? एक ध्वनि का एक स्पीड है, ध्वनि का एक स्पीड है। उस स्पीड से अगर किसी वस्तु का स्पीड ज्यादा हो जाता है, उस वस्तु से जब किसी वस्तु का स्पीड ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पराध्वनिक। क्या कहते हैं? पराध्वनिक। तो हम लोग जानते हैं कि हवा में ध्वनि का स्पीड कितना होता है? 330। ऐसे 334 होता है, लेकिन आप लोग 330 ही रखिए। 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। 3 चीज आपको लिखे हैं, स्टील लिखे होंगे, जल लिखे होंगे और वायु लिखे होंगे। स्टील में 5000, जल में 1500 और वायु में 330, है ना? इस तीनों को याद कीजिएगा। सबसे अधिक किसमें? स्टील में। अब ये 330 का स्पीड है ना। अब किसी वस्तु का स्पीड, ये किसका स्पीड है? हवा का, ध्वनि का। किसमें? हवा में। हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, बीच में क्या है? हवा है। इसका स्पीड जो है कितना है? 330। आप सुनते हो कितना के स्पीड से? हमारा जो बोलते हैं आप सुन लेते हो, हमारे जो बोल रहे हैं वो आवाज आपके पास जो जा रहा है ऊर्जा के रूप में जा रहा है। किस रूप में? ये ऊर्जा का स्पीड कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। कितना स्पीड से आपके पास आवाज जाता है। अब इस स्पीड से कोई चीज का स्पीड अगर ज्यादा हो जाए वायु में ही, किसमें? वायु में ही, क्योंकि हम अभी स्पीड कहाँ गणना कर रहे हैं? वायु में कर रहे हैं ना। तो वायु में ही स्पीड अगर 330 से अधिक हो जाए, 330 से अधिक हो जाए, 330 से अधिक हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं, एक कोई चीज और है, उसका आवाज हमारे ध्वनि से क्या हुआ? अधिक हो गया। तो आपके पास पहले मेरा आवाज जाएगा कि जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो उसका जाएगा, उसका ज्यादा वही होगा। अब मान लीजिए जहाँ हम खड़ा है और रोड पर कोई आदमी और खड़ा है, दूसरा खड़ा है, ठीक है। हाँ, दूसरा एक आदमी हमारे बगल में है, वो आदमी उसको गोली मार दिया यहाँ से। हाँ, क्या मार दिया? गोली मार। और हम देख लिए कि उसको गोली मार दिया। अब यहाँ से हम हल्ला कर रहे हैं, अरे बच गोली मार रहे हैं, बोले जी। तो बताइए उसको पहले गोली लगा कि मेरा आवाज पहुंचेगा? पहले गोली लगेगा, तब मेरा आवाज उसके पास जाएगा। क्या बोले? निशाना चूक भी सकता है, तोरा रंग रहेगा तो चूक सकता है, वो अलग मैटर है। निशाना चूकना एक अलग मैटर है, लेकिन उसके पास पहले कौन चीज जाएगा? गोली जाएगा। उसके बाद हमारा आवाज जाएगा। तो हमारी आवाज से गोली का स्पीड क्या है? अधिक है कम है? अधिक है ना। तो गोली का जो स्पीड हुआ कौन सी कहलाएगा? वही गोली का जो स्पीड होगा उसमें कौन सी कहलाएगा? पराध्वनि। क्या कहलाएगा? पराध्वनि। हम बात समझे कि जब ध्वनि के स्पीड से किसी और चीज का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? पराध्वनि की चाल। पराध्वनि की चाल कहते हैं। नेक्स्ट आइए, ध्वनि बूम। क्या लिखे है? ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है? जैसे हम एरोप्लेन जेट की आवाज सुनते हैं, जेट होता है, जेट से बोलते हैं। जेट की आवाज जो होता है, जेट का स्पीड जो होता है, जेट में जो ऊपर में उड़ता है, ठीक है, एयर जेट हम लोग बोलते हैं, विमान। विमान का स्पीड जो होता है ध्वनि से अधिक होता है कि ध्वनि से कम होता है? ध्वनि से अधिक होता है। ध्वनि से अधिक होता है। जब ध्वनि से उसका स्पीड अधिक होगा तो ऊपर में वायु है कि नहीं है? है। तो वायु से क्या उत्पन्न होता है? दाब। हम लोग कल पढ़े थे, वायु से क्या उत्पन्न होता है? दाब। अब जब स्पीड ज्यादा हुआ, स्पीड ज्यादा उसका हुआ, तो वायु के ध्वनि के स्पीड से उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो उसका प्रभाव वायु दाब पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वायु दाब पर पड़ेगा। वायु दाब पर पड़ने के बाद वहाँ पे एक तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तरंग। वहाँ ध्वनि से एक ऊर्जा निकला, वहाँ ध्वनि निकलेगा ना। स्पीड अगर ज्यादा हुआ तो वहाँ से ध्वनि निकला। उस ध्वनि से वायु दाब में जब टकराता है तो वहाँ से एक तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तरंग।
उसी तरंग को हम लोग कहते हैं शौक तरंग। क्या कहते हैं? शौक तरंग, मैंने शौक लगना। शौक तरंग उत्पन्न होता है और शौक तरंग उत्पन्न होने से एक आवाज उत्पन्न होता है, उस आवाज को हम लोग कहते हैं ध्वनि बूम। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ध्वनि बूम बनने के लिए, ध्वनि बूम की साउंड होने के लिए स्पीड जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 330 से अधिक। हाँ समझ गए, 330 से अधिक होना चाहिए। उसका जो चाल होना चाहिए ध्वनि की चाल के बराबर की पराध्वनि चाल होना चाहिए, पराध्वनि चाल होना चाहिए। तो वहाँ से शॉक वेव उत्पन्न होता है और शॉक वेव से क्या होता है? ध्वनि बूम उत्पन्न होता है। ध्वनि का परावर्तन समझ गए? प्रतिध्वनि समझ गए? प्रतिध्वनि को कहते हैं इको। यहाँ आपको पराध्वनि कह रहे थे ना, ये पराध्वनि नहीं था, ये प्रतिध्वनि था। मिस्टेक से आपको यही बता दिए थे, लेकिन ये आपका प्रतिध्वनि है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इको। यही जो मतलब हम बोलते हैं, बोलने के बाद जो आवाज आता है, तो आने वाली जो आवाज बाद में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। एक होता है अनुरणन। क्या होता है? अनुरणन। ये क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा, एक बार बोलिएगा ना तो वो आवाज एक के बार नहीं आता है, 4-5 बार आता है। आता है ना? बोले हम कितना बार आया, आवाज कितना बार? 5 बार। हाँ, इसी को कहते हैं अनुरणन। मतलब बार दोहरा। हाँ, एक बार बोले हैं, एक के बार आया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। यही प्रतिध्वनि। अगर एक बार बोले प्रतिध्वनि हमको 5 बार सुनाई पड़ गया, तो कहते हैं अनुरणन। ठीक है। लास्ट टॉपिक उसका क्या है? हाँ, सभ्यता प्रास, माने सुनने का प्रास। हम लोग सुनते हैं आवृत्ति को, कितना हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 क्या बोलते हैं? किलो। आपको के लिखल होगा, किलो हर्ट्ज, या ऐसे लिखल होगा या आपको ऐसे लिखा होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग इतना ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसी ध्वनि को हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, इसका मतलब क्या होता है? अधिक। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, इधर मुंह खोल दिए इसका मतलब इधर क्या हो? बड़ा होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है। जब इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, इधर क्या कम होगा? इसे क्या कहेंगे? अश्रव्य। इस तीनों को ध्यान से याद कीजिएगा। श्रव्य ध्वनि कहाँ से कहाँ तक? 20 से 20,000। 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया तो 20 हर्ट्ज हो गया तो अश्रव्य। ठीक है सर, ये निचला किस में होता है? ये इसको हम सुन नहीं सकते हैं। जैसे हमारा अभी आपका दिल का धड़कन जो है, आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। आला लगा सुन सकते हैं। आप ऐसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो ये आप वहाँ पे देखा जाता है कि आपका हर्ट्ज कितना है। ना ही आप इसको सुन पाइएगा, ना ही आप इसको सुन पाइएगा। अगर हम इसकी आवृत्ति नापे, आपका हर्ट का, हम लोग का अपने हर्ट का आवृत्ति नापे, उसकी हर्ट्ज अगर मान लीजिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया है, इसको हम लोग नहीं सुन सकते। या 20 हर्ट्ज से कम भी हो जाएगा, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। अब दोनों का मतलब समझिए, ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात है, दिमाग में समझते हैं। जिसका आवृत्ति कम है, आवृत्ति क्या है? इसका आवृत्ति क्या है? ज्यादा। 20,000 है, ये 20 है। आवृत्ति कम है। आवृत्ति क्या है? कम है। आवृत्ति कम का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। अगर मान लीजिए, देखिए डिस्टेंस इतने को है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इसका भी इतने है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसका आवृत्ति कम है, तो इसका मतलब ये दूर दूर पर चक्कर लगा रहा है। जी सर। और इसका आवृत्ति ज्यादा है, तो इसका मतलब चक्कर ज्यादा लगा रहा है। ऐसा लगा रहा है ना जी। इसका मतलब, इस फिगर का मतलब क्या हुआ? इस फिगर का मतलब असर्व हुआ। आवृत्ति अधिक। इस फिगर का मतलब क्या हुआ? इस फिगर का मतलब आवृत्ति कम हुआ ना। आवृत्ति कम, जब इसे यहाँ देखिए, इसका आवृत्ति क्या है? कम है।
अब जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा कि कम होगा? हम क्या बोले फिर समझिए। जिसका आवृत्ति कम है, जिसका आवृत्ति कम है उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई, उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा। देखिए इसकी आवृत्ति कम है, इसके तरंग दैर्घ्य यहाँ से यहाँ तक नापेंगे क्या होगा? लंबाई क्या होगा? अधिक होगा। इसकी आवृत्ति अधिक है, इसको नापेंगे क्या होगा? कम होगा। तो वही आपको लिख दिए होंगे, पढ़िए। तरंग दैर्घ्य कितना से छोटा होगा तो श्रव्य होगा, कितना से बड़ा होगा और श्रव्य होगा, प्रसरवर्ती लिख दिए। 1.65 से अगर कम हुआ, देखिए अब सोचिए 1.65 से कम होगा तो उसका स्पीड क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब कौन ध्वनि हो जाएगा? प्रसरव्य। क्या हो जाएगा? प्रसरव्य। एक आपका ये अश्रव्य का भी लिख दिए हैं, कितना है? 16.5 मीटर। जब इसका तरंग दैर्घ्य यहाँ 16.5 मीटर लंबन हो गया है, उतना दूर पर एक तरंग दैर्घ्य का निर्माण करेगा तो इसका आप लोग ध्वनि क्या होगा? पतला होगा कि मतलब कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। उतना ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो ज्यादा होगा इसको भी नहीं सुन सकते हैं, जो कम होगा उसको भी नहीं सुन सकते हैं। हम लोग सुन कहाँ सकते हैं? 1.6 से अधिक, 1.6 से अधिक और 16.5 से कम, इतना वाले तरंग दैर्घ्य को हम लोग सुन सकते हैं। उससे कम वाला का नहीं सुन सकते हैं, ना उससे अधिक वाला का सुन सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, सोनार। सोनार एक उपकरण है या एक मशीन है जिसके द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समुद्र की गहराई का पता किससे लगाते हैं? सोनार से। ठीक है, समुद्र की गहराई का पता किससे लगाते हैं? सोनार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जितना चीज लिखाए हैं उसको एक बार और क्लियर करते हैं, आप लोग समझिएगा। ध्वनि ऊर्जा का एक जो कि हमारे कान में आते सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। ध्वनि का कारण क्या है? कंपन। आप बोलते रहे, मिटाते जाते हैं, फिर बोलते रहिएगा। ध्वनि कारण क्या है? कंपन। कंपन क्या होता है? जो एक वस्तु को ऊपर नीचे, हाँ, एक वस्तु अपने मध्य स्थिति से आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। कंपन से क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ से क्या उत्पन्न होता है? गति। तरंग। विक्षोभ से उत्पन्न होता है तरंग। तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग गति। तरंग गति जब होता है तो वहाँ पे तीन चीजों का निर्माण होता है। तरंग दैर्घ्य होता है ना। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो शीर्षों के बीच या दो गट के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, एक तरंग दैर्घ्य पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल नहीं, पूर्ण दोलन। एक तरंग दैर्घ्य पूरा जो करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक पूर्ण दोलन या पूर्ण कंपन। नेक्स्ट आते हैं, एक तरंग दैर्घ्य पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकेंड में जितना तरंग दैर्घ्य पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में तरंग द्वारा विक्षोभ को, एकांक समय में तरंग द्वारा विक्षोभ को चाल कहते हैं। तरंग की चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होगा? विक्षोभ बटे समय। ध्वनि की संरचना, ध्वनि जो गमन करता है, हाँ, संचरण, ये चीज आपको नहीं पता है। ध्वनि जो गमन करता है किसमें गमन करता है? माध्यम में। किसमें? माध्यम में। दुनिया धरती पर दो प्रकार का तरंग है, एक एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। ये टॉपिक बच गया था। एक यांत्रिक, एक अयांत्रिक। जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अब दिमाग लगाइए। प्रकाश निर्वात में गमन करता है कि नहीं करता है? करता है। प्रकाश को आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश अगर निर्वात में गमन कर रहा है तो इसका मतलब प्रकाश यांत्रिक को अयांत्रिक। प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है जिसको आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अयांत्रिक तरंग है। दूसरा ये यांत्रिक तरंग। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कितने हैं? 3, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब के बीच में क्या है? गैस है ना। आप जो सुन रहे हैं गैस का कारण सुन रहे हैं, माध्यम। पानी के अंदर कोई चीज है, ठीक है, या फिर आप पानी के अंदर आप हो, हम बाहर से बोल रहे हैं, आप सुन जाइएगा, आप सुन जाइएगा।
ठीक है, इसका मतलब द्रव में भी ध्वनि गमन करता है। तीसरा ठोस, ठोस में भी अगर यहाँ से आप रोड पर हैं और यहाँ से वहाँ तक बम्मा हम मतलब बड़ा सा पोल लगा दिए लोहा का, और आप उधर खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप पोल में वहाँ कान लगा के रखिए और यहाँ से हम हल्का हल्का आवाज करेंगे ना, आप वहाँ सुन जाइएगा। जी सर। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ खड़े हो जाइएगा, उसके बाद अगर हम यहाँ पोल में हल्का हल्का बजाएंगे तो आपको आवाज नहीं आएगा। आवाज ज्यादा स्पीड किस में गया, ठोस में कि गैस में? ठोस में। जब आप कान लगाए हुए थे तो आवाज पहुंच गया, लेकिन कान जैसे हटाए तो हवा के इंतजार में थे कि आवाज करेगा, हवा के द्वारा हमारे पास आएगा, तो आप नहीं सुने। इसका मतलब ध्वनि का स्पीड सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। उसके बाद गैस में लिख दिए, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। जब ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि गमन नहीं करेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन खराब, चंद्रमा पे तुमसे हम 10 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, और तुमको हम पानी मांगे हैं, कितना देर में तुम पानी दे देगा हमको? 10 मिनट दे देगा? 2 मिनट देगा? आप लोग तुरंत दे दीजिएगा? हाँ बोलिए ना। वो माध्यम कुछ है ही नहीं। हाँ, वहाँ वायुमंडल है, ये नहीं है, वहाँ माध्यम नहीं है। हम बोलेंगे तो आप सुनबे नहीं कीजिएगा, समझे? चंद्रमा पर हम बोलेंगे तो आप नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। और हम लोग जो बोलेंगे वो आपके पास पहुँचने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। वहाँ माध्यम है, ये नहीं है। हम बोलेंगे आप सुनबे नहीं कीजिएगा। हम बोलेंगे पानी है, हाँ इशारा में, आवाज से नहीं पहचान पाइएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, ध्वनि दो प्रकार, तरंग दो प्रकार से गमन करता है, या तो अनुदैर्घ्य या तो अनुप्रस्थ। अगर समांतर हो तब अनुदैर्घ्य, अगर परपेंडिकुलर हो तो अनुप्रस्थ। हो गया। ध्वनि के चाल पर प्रभाव, ताप बढ़ाने पर आर्द्रता बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया ना? ध्वनि तरंग का गुण, तरंग के कारण क्या होता है? पतला। हाँ, आवाज पतला और मोटा। गुड। प्रबलता के कारण कितना दूर तक आवाज जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गुणता के कारण किसी को मतलब बिना देखे हुए आवाज को पहचान सके। वेरी गुड। टोन का मतलब, साउंड का मतलब जिस ध्वनि की आवृत्ति एक हो, इसे क्या कहते हैं? टोन। पराध्वनि क्या होता है? नहीं, ये आपका प्रतिध्वनि था, वो गलती से यहाँ बता दी थी आपको। पराध्वनि क्या होता है? जब किसी, हाँ, जब किसी भी वस्तु का स्पीड, ठीक है, हवा में ध्वनि के स्पीड से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पराध्वनि। जब होता है तो वायुदाब में अंतर आ जाता है, आता है ना, वायुदाब में अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? शॉक वेव। वहाँ क्या उत्पन्न होता है? शॉक वेव। और उस शॉक वेव से एक आवाज उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं, ठीक है। ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर फिर हमारे पास आता है तो उसका ध्वनि का प्रसार होता है। अब जो बाद में ध्वनि हमारे पास जो आवाज आता है ना, हम जो बोले वही आवाज हमारे पास बाद में आया, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। और वही आवाज बार बार आता है जिसे कहते हैं अनुरणन, ठीक है। उसके बाद श्रव्यता, परास, 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अश्रव्य, ठीक है। अगर आपको आंसर आवृत्ति में देना है तो आवृत्ति में दे सकते हैं, आंसर अगर आपको तरंग दैर्घ्य में देना है तो तरंग दैर्घ्य में दे सकते हैं, ठीक है। जब तरंग दैर्घ्य की लंबाई 16.5 से अधिक हो, 16.5 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? श्रव्य, अश्रव्य। क्या कहते हैं? अश्रव्य, ठीक है। जब तरंग की लंबाई 1.6 से 1.7 है ना, 1.65 है, कहीं का 1.7 तो मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 1.65 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य। जब ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.65 से अधिक लेकिन 16.5 से कम हो उसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि, है ना। ये नया परिभाषा आप लोग सीखे होंगे, है ना। इसके पहले हम लोग आवृत्ति में परिभाषा देते कि जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, ऐसे परिस्थिति। अब हम लोग ऐसा कहाँ से देंगे? तरंग दैर्घ्य से दे सकते हैं। हाँ, जिसको तरंग दैर्घ्य भी याद रखिएगा और जिसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर व्यवहार में मैक्सिमम जो प्रयोग करता है ना,
ठीक है, उसका प्रयोग करता है प्रासरक ध्वनि का। किसका? प्रासरक ध्वनि क्या? 20 उसका हर टच जो होगा स्पीड अधिक होगा, आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमारा दिल का धड़कन जो होता है, डॉक्टर साहब जो भी नापता है, अब उसमें क्या होगा? स्पीड ज्यादा होता है कि आराम आराम से जाता है? स्पीड ज्यादा स्पीड बहुत अधिक होता है ना। तो आप लोग देखते होंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा आवाज निकाल के उसका प्रतिबिंब बनाता है ना। तो अल्ट्रासोनिक में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? प्रासरक ध्वनि का। सोनार में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? प्रासरक ध्वनि का। मैक्सिमम आप समझिए कि डॉक्टरी व्यवहार में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, आंसर मैक्सिमम आपका प्रासरक में ही होगा। डॉक्टर लाइन, हाँ, डॉक्टर लाइन में हो जाए या कहीं भी अगर पूछेगा कि कोई भी चीज में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो मैक्सिमम आंसर आपका क्या होगा? प्रासरक ध्वनि ही होगा। ठीक है।